ऑनलाइन स्टोर्स के बारे में ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 जहां तक हुआ तो मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करें। ये जहां तक हुआ था उसको कंफ्यूजन तो नहीं था। देखना रिवाइज करने से भी आगे कंप्लीट कराना, सारी स्टोरी जरा देखें, देखना डायग्राम देखें, प्रोडक्ट्स के नाम रिवाइज करना, फिगर्स देखें, क्या क्या बन रहा था फिर क्या बनना शुरू हो गया तो सही मिला। देखो जरूरत पड़ेगी तो चला देंगे, ऐसे ठंड में नहीं करेंगे। ये चल रहे हैं ट्रैक्टर देख ठीक कर उनको चलते थे ठीक कर ये आगे वाला थोड़ी देर चला के देखें। ये रजी क्या क्या बना लिया था जरा मेरे को रिवाइज कर लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देख के बताएं। सेल्स की समझ आ गई किसे? ओपनिंग स्टॉक सिर्फ किस फिनिश गुड्स का था? तो सी फिनिश गुड्स नहीं, लेकिन क्या सी को बनाना पड़ना है सर? किसके लिए? फिर हमने वर्किंग नंबर 1 की थी वो एलोकेशन में कंफ्यूजन तो नहीं? फिर वर्किंग नंबर 2 किस चीज की स्टार्ट हो गई? फाइनली बेटा ये वर्किंग हो गई थी कि हम जो जी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने बना लिया था। रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ बाय द नेम ऑफ सी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जी। ठीक है, तो एक सेकंड जरा डायग्राम देखें, वहीं से आगे शुरू करें। इस डायग्राम के मुताबिक अब जी के एंगल से हमने 1,28,000 केजीज की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है। लिंक करें जरा वर्किंग नंबर 2 से, सही करें। So what is finally the amount of 1,28,000 kgs consumed C for Z? 3,001,600. Definitely total cost आई थी 3,142,300, लेकिन 134,000 kgs की। लेकिन प्रोसेसिंग अगर हो रही है 1,28,000 kgs की, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ रही है। ठीक है सर, चले सर अब आगे करवा सकते। अब बताएं आगे क्या करना, क्वेश्चन सामने रखना, क्वेश्चन सामने रखने गेम शुरू करें। पॉइंट नंबर 3 डायग्राम सब कुछ देखें, करवाने की ख्वाहिश करें सर, मेरे करने से नहीं आपके खाने से। क्या क्या फर्दर खर्चा हुआ? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का डिजाइन में रखें, डेफिनेटली इसका हमने टोटल कर दिया था, लेकिन टोटल लिखने की बजाय मैं जरा इंडिविजुअल फिगर्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में जरा स्टेटमेंट सही आते जो हम बना रहे हैं। मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लेबर लिखें 5,58,500। ये प्राइम कॉस्ट बेटा टोटल कर लें या ना कर, मतलब पता होना चाहिए, वैसे लिखना कंपल्सरी ऐसा चाहिए, लिखना ठीक है, लिखना चाहिए प्लस कर और देखें सर, चांस तो आहिस्ता आहिस्ता चलने तो मौका तो पहले खर्चा हुआ होगा तो फिर बाय प्रोडक्ट बनी, फिर जी बने, तो खर्चा इकट्ठा करना डेफिनेटली सब कुछ आना चाहिए, तो आप जरूर हेल्प कीजिए। यहाँ तक कि टोटल कर रहे हैं, तो सॉरी टोटल ही करा दें। 3,560,100, क्या नाम है इसका? आगे बढ़े और क्या दिएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसको कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का इंटरचेंजेबल नेम है, फिगर ढूंढो। तो 44700, यहाँ तक चीजें लिख लिख कर उनके नाम फाइनल करते रहेंगे, बाकी डेफिनेटली जो जो कहेंगे जैसे जैसे कहेंगे साथ साथ सोचते रहें। 277 244,700,
यहां तक आपके पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। थ्री 8048 एक दो दोबारा कैंडी बोलने क्या कैलकुलेट हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है। सी को बनाया, लेकिन सी को बनाने के बाद जी में फर्दर प्रोसेस किया, तो सी कंज्यूम की फिगर निकाली, फिर फर्दर रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐड किए, हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो स्टेप्स होने आपने बहुत ध्यान से देखे। मैं आपको कल साथ साथ क्वांटिटी लिखवा रहा था, बाकी आपकी बात ठीक है, अभी बाय प्रोडक्ट भी है, फिर जी भी है, सब कुछ अब ध्यान में रखना। इनिशियली एक सेकंड ये बताएं कितने केजीज कंज्यूम हुआ, कितने केजीज फर्दर प्रोसेस हुआ। बेटा ये मैं कह सकता हूँ फाइनली यहाँ से यहाँ तक आते आते 1,28,000 केजीज थे, उन पे डायरेक्ट लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे, क्या उन्हीं केजीज पे ये खर्चे हुए? नहीं, आपने कितने केजीज प्रोसेस करना शुरू किए? हाँ, बने कितने, इसमें शायद डिफरेंस है, लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट भी है। देखिए पॉइंट नंबर 5 6, क्या इसी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर एक बाय प्रोडक्ट भी निकली? लेकिन मेरा सवाल एक सेकंड के लिए है कि क्या ये जो अमाउंट आई है आपके पास 3,804800, क्या इनिशियली ये अमाउंट 1,28,000 केजीज को प्रोसेस करने पे लगी इनिशियली, लेकिन क्या फाइनली ये 1,28,000 केजीज ही की कॉस्ट है? ये बात अभी रहती है। इनिशियली एक प्रोसेस अपने काइंडली विजुलाइज करें, बल्कि डायग्राम देखी बनेंगे, उसको अगर अपना बिजनेस फैक्ट्री समझ के जरा सोचें। आपने जब जी की फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए, आप आपने अपने प्रोसेस के अंदर कितने केजीज इनपुट किए, तो वही प्रोसेस हुआ ना फिर। उसकी प्रोसेसिंग में फिर फर्दर आपने डायरेक्ट लेबर लगाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए। हाँ निकला बाद में शायद सारा नहीं, लेकिन कितने केजीज पे ये खर्चा किया आपने? तो इनिशियली मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, इट इज इनिशियली कॉस्ट ऑफ 1,28,000 केजीज इनिशियली। इनिशियली मीन्स मतलब इनिशियली वो भी नहीं, बिल्कुल स्टार्ट की बात नहीं कर रहा, इनिशियली इन सेंस अपने यूनिट्स प्रोसेस किए और फिर उन्हीं पे प्रोसेसिंग हुई, लेकिन अब निकले कितने वो इंशाल्लाह पे डिसीजन लेते हैं। कुछ क्लियर है? तो ये क्वांटिटी का साथ साथ ध्यान रखना है। अब जरा दोबारा करेंगे अपनी डायग्राम देखें, इसमें से निकला क्या है? इसमें से दो चीजें निकली फिर फाइनली। 1,28,000 की प्रोसेसिंग से बना क्या क्या? सिर्फ जी नहीं बना, बाय प्रोडक्ट भी बना। ठीक है सर? अब उसकी अगर क्वांटिटी को सम करें कैलकुलेटर में, 96,000 केजीज जी के बने और 8,000 केजीज वी के बने, इसका सम बनता है। अब डेफिनेटली इनपुट क्वांटिटी है 1,28,000, लेकिन जो क्वांटिटी हमारे पास आई है निकल के वो सिर्फ 104,000 है। तो सम टाइम प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कुछ वेस्टेजेस भी हो सकते हैं। जब आप चीजें कुछ इनपुट करते हैं तो जरूरी नहीं होता एज इट आइडियल सिचुएशन के जितने की चीजें इनपुट है उतने आउटपुट है। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, एग्जांपल 1 रजिस्टर में देखें, रजिस्टर में देखें डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल थी एक्स एक्स वाई वाई, कितने केजीज इनपुट हुए डायग्राम देखें। फर्स्ट एग्जांपल एक्स एक्स वाई वाई, कितने केजीज इनपुट हुए, कितने 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 केजीज बाहर आए। किसी के पास ब्रेकअप हुआ टोटल 11 ही, टोटल 11 ही। तो आइडियल तो यही है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेसेस में वेस्टेज भी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हुई है या नहीं? तो हमारा ये डाटा क्या कहता है, हमारा ये क्वेश्चन का इस तरह डाटा क्या कहता है, कितने केजीज पे प्रोसेसिंग हुई 128,000 केजीज, लेकिन क्या क्या बस उससे बना 96,000 केजीज ऑफ डी एंड 8,000 केजीज ऑफ बाय प्रोडक्ट भी।
ठीक है। तो क्या फाइनली अब अगले वर्ड सुना, तो कंफ्यूजन होगी तो प्लीज साथ साथ बताइएगा जहां तक कोई कंफ्यूजन। बाकी डेफिनेटली लॉसेस क्यों हो गए, कैसे हो गए, अब यही हमारी बहस रहेगी। लेकिन क्या महसूस हो रहा है कि कुछ केजीज मिसिंग है? वही तो हुआ है। क्या हो भी सकता है एक्स एक्स वाई वाई क्यू, और क्या नहीं भी हो सकता है? जरूरी है? क्या जरूरी है? हमने आज तक कितनी फैक्ट्रीज देखी? आज से मैं दिखाना शुरू करूंगा फैक्ट्रीज। अपने भी जिंदगी में काफी सारी देखी होंगी, कुछ मैं भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये वेस्टेजेस हो जाती है, तो अगर कोई आपको खाना पकाया, लेकिन वो भी हमें शायद एक्सपीरियंस ना हो, और जितने किलो चीजें उतनी बाहर आ जाती है, वेपोरेशन हो जाती है, पानी शानी उड़ जाता है। तो गिव मी अ चांस। कितने केजीज इनपुट हुआ? लेकिन इस 128,000 केजीज में से अब बने कितने? 96,000 kgs and 8,000 kgs of V and Z and V respectively। सवाल ये पैदा होता है कि ये खर्चा जो डेफिनेटली इंकर हुआ है 128,000 kgs पे, इंकर, लेकिन ये एलोकेट कितने केजीज पे होना चाहिए? क्या जो बने हैं उन्हीं पे एलोकेट होना चाहिए? ये दो मैंने वर्ड्स बोले, इंकर मींस हुआ कितने पे, हुआ कितने पैसे, लेकिन अब ये एलोकेट कितने पे होना चाहिए? अब यहाँ हमें जरा रुक के जरा बाय प्रोडक्ट अपने जेहन में रिवाइज करनी। जी जी एक मिनट। क्या इसमें से इस 128,000 में से 8,000 केजीज बाय प्रोडक्ट के भी हैं? तो क्या बाय प्रोडक्ट पे कॉस्ट इंकर हुई होगी? ये नहीं कुछ एलोकेट होनी चाहिए, खर्चा हुआ होगा, वो भी इसी के अंदर ही खर्चा तो हुआ होगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या रखते हैं कि कॉस्ट उसे एलोकेट नहीं करते। इट डजंट मींस कि उसका खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन बाय प्रोडक्ट एक इनसिग्निफिकेंट आइटम है, तो उसको खर्चा एलोकेट किया नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो क्या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? तो आइडियली बेटा शायद 96,000 प्लस 8,000 ये कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए 1,04,000 केजीज पे, लेकिन 1,04,000 केजीज में जो 8,000 केजीज ऑफ बाय प्रोडक्ट है उन पे कॉस्ट एलोकेट होती नहीं है। देयरफॉर ये जो खर्चा है ये अब कितने केजीज का रह गया है? लेकिन पॉइंट नंबर 5 देखें, लेट मी फिनिश, उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है मैं उसका एड्रेस करता हूँ। अब बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट तो नहीं करनी, लेकिन क्या उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है इससे? तो क्या हम 3,804,800 को एज इट इज 96,000 केजीज की कॉस्ट समझ लें, या पहले इसमें से डिडक्शन करें? क्या हमें ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट रिकवरी वैल्यू गिवन है? क्या एंट्री बन रही है जरा सोच बताएं। एंट्री सभी एंट्री जब तक ना नई बात बनी नहीं है, कैश डेबिट होना और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट है, ये वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। तो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की नहीं क्रेडिट होनी, क्योंकि जॉइंट प्रोसेस से नहीं बनी बाय प्रोडक्ट, और इस फर्दर प्रोसेसिंग रिजल्ट में बनी। फाइन, लिखें क्या लेस लेस रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 8,000 kgs into and 80,000 rupees। एक एंट्री जरूर कहीं लिखें, डिफाइन करें एंट्री की जगह बनाए। अब्दुलरमान टेम्परेचर वाला तो भेज देगा यार, वो बेचारा 28 पे चल रहा है, उस व्हील का फायदा क्या है? जो चल रहा है वो सही चला दो, बाकी जो सारे नहीं चलाना। ये 24 पे चली जा रहा है, सो जहमत लो देंगे। कैश डेबिट बोले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
बड़ा बाइंड वर्ड क्यों नहीं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी सिचुएशन में अकॉर्डिंगली चेंज करें। ये वहां नहीं है, ये कहाँ है, ये वहां की बजाय, वहां की बजाय मीन ज्वाइंट प्रोसेस में नहीं है, यहाँ फर्दर प्रोसेस है। एनी कंफ्यूजन? सॉल्व करें। इस फिगर का नाम रख रहा हूं मैं नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 3724800। लेकिन फिगर लिख के फिर रुके, सारी स्टोरी देखें, अपनी डायग्राम बेस्ट रहेगी, उसको जरा यूज करें। क्या मैं कह सकता हूँ कि नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी ओनली नाउ? देखना जरा, क्या फाइनली द नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी, और इसके सामने अब क्वांटिटी आएंगे, क्या लिखूं? इस सारी बहस के बाद अब क्वांटिटी रेलिवेंट रहे कितनी गई हमारी? 104 या सिर्फ 96? 96। तो सिंपली बेटा जो मिसिंग केजीज है, अब उन पे कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं, बस ये कितने का खर्चा रहेगा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का एंगल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये नोट कर लें जरा, सारी क्वांटिटीज के एंगल से भी एक नजर देखना, सारी डायग्राम विद वर्किंग प्लीज जरूर देखिएगा। सकता मुनीब सर, ये भी हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये असल सर बात आपकी ठीक है, 120,000 रहता है, लेकिन बना कितना है? ये असल सर कितने बने हैं? 120 बने हैं या 96 ही फाइनली बने हैं? यार फिर मान क्या कर रहा है, बंद करते हैं, इधर ही रखते हैं, रिमोट से चलाएंगे हम सारे बंद करें। बेटा उसको इधर बिठा लेना है, आप इधर किसी का डायरेक्टली पढ़ रही 24 पे चलाएंगे, तो सर चला दें खुदा के लिए, इसको चलाना 24 पे भी चलाना रहने। ये सर 96,000 ओके सर, 96,000 केजीज ओके सर। जी बेटा शराज साहब, अगर इससे बेटा क्वेश्चन करेंगे ना तो इसका तो बेटा ये तो यूजलेस बहस है, ये तो बहस बिल्कुल ही हमारी यूजलेस हो जानी है। इट मीन्स हम बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, तो ये तो बेटा फिर मेरे ख्याल रहने ही देते हैं। मुझे सवाल ये पूछा गया कि डायग्राम में तो 8,03,200 में से ये रिकवरी वाली पॉइंट, तो शराज साहब ये भी हो सकता है। क्या आपको नहीं पता कि ये दोनों फिगर अलग ले ली गई हैं, तो इन्होंने प्लस हो के भी वही बनना है? थोड़ा इस तरह करेंगे तो यूजलेस बहस माय डियर। तो 96,000 केजीज माय डियर बनने थे, सॉरी 120,000 केजीज फाइनली बचने थे, लेकिन बचे कितने हैं? क्लियर है? 96,000 आप फाइनली, आप तो क्लियर है सर? सर क्लियर है सर? ये फाइनल है सर? ये फिर क्या हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कंसिडर कर ली इस स्टोरी में? सर क्या बना लास्ट पेज में, क्या ये फिगर हो सकती? तो कहाँ पे ये फिगर मिसिंग थी जिसकी वजह से हमें ये वर्किंग करनी पड़ी? जी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ी। तो फाइनली क्या आंसर आया? 3804 3724 ये कितने केजी की कॉस्ट है सर, प्लीज बोल दीजिएगा। स्टेटमेंट आपके सामने है, नेक्स्ट पर ओपनिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, नेक्स्ट गेम माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किस किस का क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करना है? इन तीनों का मेरे भाई, ए बी सी, वर्किंग नंबर 2 या 3 फाइनल दोस्तों।
Calculation of closing stock. He said we are supposed to find out the closing stock of calculation of A, B, and Z. जी सर, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 लिखा क्या ए बी के कुछ स्टॉक यूनिट्स बचे हैं सर? बचे में से कितने बचे हैं प्लीज सॉल्व करना, मैं सब देख लूं। 3,35,000 kgs प्रोड्यूस हुआ है, स्पीड अप हो जाए। 3,35,000 kgs प्रोड्यूस हुआ है और सोल्ड कितने हैं? 2,85,000। ओपनिंग है नहीं तो कितने बचे होंगे? 50,000। पहले एक दफा वर्किंग करने फिर यूज कर लेते हैं। तो 50,000 kgs ए के हैं, बी के कितने हैं? 2,95,000। प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है सर, यकीन माने अलाउड है। 2,95,000 माइनस 2,12,000, 83,000 kgs किसके हो गए? ए के। देन किसके ढूंढना है? ए के दोबारा ढूंढने पॉइंट नंबर 4 में 3 और 4 देख के इसकी वर्किंग की थी, इसमें ओपनिंग भी शामिल है। ओपनिंग कितने थे? ओपनिंग कितने जैसे फर्दर कितने बनाए? 8,000 प्लस 96,000। और कितने बिके, कितने बचे? तो 50,000 ए के, 83,000 बी के और 10,000 kgs सी के जो बच गए उनकी वर्किंग हम करने लगे। सॉल्व कर लिया प्लीज हमने। अब ये वर्किंग हमने सही करवानी है। ए बी सर क्या तरीका था, बहुत अच्छे से हो। क्या तरीका अडॉप्ट करें हमसे? ए का बनाने का खर्चा ढूंढेंगे। अब आपने फिगर्स ढूंढनी है खुद से। ए को बनाने का खर्चा कहाँ है? क्या ए को बनाने में कोई हमारी कॉस्ट इनकर हुई? कितना? एलोकेशन देखा जरा, क्या ए को बनाने का बस वही खर्चा था, उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं थी? तो 7,855,750 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे आप? लिखे फिगर्स 7,855,750 divided by 7,855,750 divided by manufacturing cost divided by number of units manufactured, produced, multiplied by closing stock units of 50,000. Closing stock units kgs 50,000. मैंने ये वर्किंग करते हुए 5 यूज किया है वेटेड एवरेज, क्यों? जरूरत ही नहीं थी। 1172,500। सिमिलरली बेटा प्लीज दोबारा एलोकेशन टेबल में जाए। वैसे तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में भी फिगर्स लिखी हुई हैं। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बी? 6,917,750 divided by 2,95,000 and multiplied by 83,000। ये प्लीज सबने सॉल्व करनी स्टॉक्स। 83,000 difference between units produced and sold in this case 1946,350। ठीक, सही बताओ, चेक करो। वन 1946,350। ओके, देखते कैलकुलेशन है ना।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्लियर है क्या? लेकिन देन बड़ा जी के एंगल से अब रुक के वर्किंग में साथ करनी है। एनी कंफ्यूजन है? जी में बेटा ओपनिंग स्टॉक भी इन्वॉल्व है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, फाइफो यूज करना। तो इसका मेरे नजदीक हमेशा आपने पैटर्न वही रखा है जो मैंने पहले भी आपको बताया 2-3 क्वेश्चंस में, तो इसको सीरियस लेना है। मुझे जरा कुछ क्वांटिटी और अमाउंट्स की इंफॉर्मेशन लिख पाएंगे रिगार्डिंग जी। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक? 8000 यूनिट्स केजीस। इसकी अमाउंट कितनी थी? 172,800। प्लीज फिगर्स बड़ा करें। देन इसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने केजीस पे आई? फाइनली 96,000 केजीस। मैंने कितना फाइनल खर्चा करके? 3724,800। देन इसके बाद मुझे जरा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स या का तरीका ये भी है, पहले सोल्ड यूनिट्स लिखना। सोल्ड यूनिट्स लिखना। सोल्ड क्वांटिटी 94,000। ठीक है। और यहाँ से फिर हमारे पास ओपनिंग प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस यूनिट सोल्ड। अब ये तो क्लियर है प्लीज? तो 10,000 यूनिट्स 10,000 केजीस शुड बी इन क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने कितने केजीस की फिगर फाइंड आउट करनी है? 10,000। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसलिए रेलिवेंट हो जाएगा जब ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व है। तो एक मिनट सुन लिया करें यार, तो ये बातें मैं बार बार मैं लिख रहा हूँ, कल भी शायद बहस हुई। तरीका इसका क्या होता है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे देखेंगे। देखें जरा गौर से कितने हैं। इसमें डिसीजन बस ये लेना होता है कि क्या ओपनिंग से तो नहीं बच गए, और ये रट्टा लगाने की जरूरत है कि ओपनिंग से नहीं बच सकते। हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर आपकी सेल कम हुई हो, कुछ पुराने भी बच जाए। ठीक है, फिलहाल शायद वही हो रहा है, लेकिन ये रट्टा नहीं है कि ओपनिंग बिक ही गए होंगे। हमें ये देख के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड? 94,000। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई हो रहा है, पहले कौन से बिके होंगे? ओपनिंग वाले कंप्लीटली बिके। तो अब हम सिंपली रिलैक्स होकर क्या कर सकते हैं? इसका मतलब फिर क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा होगा? डेफिनेटली 96,000 में से कुछ सेल भी लग रहे हैं, महसूस हुआ है। जरा सही रिकंसाइल कर लें चीजें, कैलकुलेटर उठा। इस 94,000 केजीज का अगर ब्रेकअप सोचा जाए कि कौन कौन से यूनिट सेल हुए हैं, तो सबसे पहले 8,000 यूनिट सेल हुए होंगे और 94 है टोटल पीस। तो फिर 86,000 और सेल होंगे कहाँ से? 96,000 में से। तो क्या 96,000 में से ही फिर 10,000 केजीज बचे? तो फाइनली कैसे वर्किंग हो जाएगी 10,000 केजीज के लिए? हमें ओपनिंग हरगिज कंसिडर नहीं करना चाहिए इस बैच में। हमें सिंपली क्या करना चाहिए, जहां से स्टॉक बचा है वहां से वर्किंग करनी चाहिए। तो फिगर्स काइंडली बोला कि नहीं, ताकि आइडिया हो जाए। 3724,800 डिवाइड बाय 96,000 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब लिखें सारी फिगर्स, देखें देखें। जी फिगर तो आ जाएगी, 3,800,000 आ जाएगा। फिगर्स अपनी फाइनल करें। बहरहाल कोई फिगर अगर नहीं क्लियर हो रही
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है? अब ये जो मैंने लास्ट में वर्किंग की है, अगर आपने लिखी तो लिख रहे हैं। और बेटा स्टॉक सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता, स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। इस तरह की बातें बस करें, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। प्लीज, स्टॉक सेल प्राइस पे मेजर नहीं होते, चीजें सेल प्राइस पे जब जाती हैं जब वो बिक जाए। तो इस तरह ना कह दीजिएगा, अब ये ना कह दीजिएगा, वो ना कह दीजिएगा। अब तो आपने, अगर आप इंट्रो वाले भी हैं तो अब तो इंट्रो में भी कल बात हो गई, तो अब तो बेटा बस करें, अब ये ना कह दीजिएगा बस वही रहता है पढ़ने। चलिए इस तरह नहीं बात बननी बेटा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड है जिन लोगों ने पहले नहीं अकाउंटिंग पढ़ी। वही बात 2-3 दफा तो मेरे ख्याल यहाँ होगी। स्टॉक इज मैयर्ड एट, ओ भाई ये वाला रहेंगे, मस्ट कम कॉस्ट ही नहीं और ऑफ कॉस्ट हमें भी याद नहीं। मस्ट कम कॉस्ट चीजें सेल प्राइस पे कब जाती हैं? क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो बिक गया हो। पक्की बात कंफर्म कर रहे, बिक गई होगा मेरे ख्याल। ये डी एक और चीज देखिएगा जरा, मैंने ये जो एंड में ये वाली वर्किंग्स की हैं, ये जो मैंने एंड ये दो सर्कल सब बीच में मैंने लगाया। देखिए अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है और आपको वो क्लोजिंग बता दे, तो सोल्ड यूनिट्स भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर सोल्ड बता दे तो क्लोजिंग भी आ सकते हैं। तो यहाँ क्या गिवन था, देयरफॉर मैंने क्या किया, ये एनी कंफ्यूजन फाइंड फाइंड करें मांगा। तो 380 स्टेटमेंट में सारे फिगर्स क्लोजिंग स्टॉक सब कौन कौन से आ गए, सारे 1172 500 1946 350 and finally 388 तो क्वेश्चन में अगर स्टॉक्स इन्वॉल्व है तो देन वो अगर हमें फाइफो कहेगा तो फाइफो यूज करेंगे, वेटेड एवरेज कहेगा तो वेटेड एवरेज यूज करेंगे, नहीं करेगा तो टेंशन में ना जाया करें, फिर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये यहाँ तक अब आके कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करके ग्रॉस प्रॉफिट्स निकाल सकेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स पता, फिगर्स काइंडली सही सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन एरर ना करिएगा। डबल सिक्स या इस तरह का तो मैं भी लिखता हूँ, मेरे पास फिगर्स हैं, आप अपने साथ रिकंसाइल करने फिगर्स बड़ी बड़ी थी। 6683 मेरी अगर गलत है तो को बता दीजिए। 250 4971 400। लेकिन अब जी में ओपनिंग स्टॉक भी है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी सर 3509 ऐसे परेशान ना होइएगा, जी में लॉस ही आ रहा है, जो फिगर्स आ रही है बस आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग ओपनिंग प्लस कर दें। अब टोटल भी लोग देख के लिखना चाह रहे हैं। ये ठीक है नहीं फिगर्स? नहीं वो तो बाद में आएगी ना, अभी ओपनिंग प्लस तो ना उसमें अभी करना पड़ जाएगी, जिस तरह पहले दो हो रही। ओके सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आ गई थोड़ा स्पीड अप हो यार, तो 2-2 दिनों में एक सवाल करने लगे। तो सेल्स में से अब क्या करना, कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट तक आए। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करने के एंगल से मैं फिर कॉस्ट ऑफ सेल पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सही है।
किस पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। क्यों? सेल्स से लेस करें, ग्रॉस प्रॉफिट बताए, ठीक है, सॉरी बताया नहीं करना जी, बताइए। जी की नेगेटिव फिगर आएगी, सेल कम है, ग्रॉस लॉस बनता है 506 300। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। पॉइंट नंबर 7 पढ़े, बाकी तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लास्ट एक फिर मसला आएगा, अब इन चीजों को फिर देखें, मेरी बातें सुने, रिटेन करने की कोशिश करें। ये पहले देख लें, पॉइंट नंबर 6 तक फाइनल है सारा। उस पर मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ कि आप उस लॉस को अलहदा दिखाना था या नहीं था, वो मुझे टाइम। मैंने इस वक्त उसे कहीं अलहदा नहीं दिखाया, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने क्यों अलहदा नहीं दिखाया, वो कहाँ गया, थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 7, आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है, मैंने अब उसी पर डिस्कशन रखनी है। ये सारी पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7? क्या बिजनेस में सेलिंग एडवांस एक्सपेंसेस भी होते हैं सर? और सर जी होते हैं सर। कितने इनकम हो गए हैं सर? 25 लाख। लेकिन आप प्रोडक्ट वाइज अपनी वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या इसने एलोकेट होना है? फिर इसने किसकी बेस पे एलोकेट होना, जरा सही वर्ड बताएं। ये सारी कुछ इसी तरह से है जिसका पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 देखें, जॉइंट कॉस्ट ने किसकी बेस पे एलोकेट होना था? वेट ऑफ आउटपुट। तो अपनी वर्किंग निकालेंगे लोकेशन वाली जॉइंट कॉस्ट। अब इस तरह से जब वो बेस की बात करता है ना, तो बेस अब आपने बनवानी है पॉइंट 7 में। वहां किसकी बेस पे उसने कहा था वेट, और हमने क्या किया था फिर? हमने क्वांटिटीज लिखी, उनका सम कर लिया, और उन क्वांटिटीज की बेस पे जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कर दी। अब क्या कह रहा हूँ? 25 लाख दे रहा है, और क्या कह रहा है? प्रोडक्ट्स में एलोकेट करें ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन सेल क्वांटिटी या सेल वैल्यू? एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। सेल वैल्यू मींस सेल अमाउंट, और अगर वो क्वांटिटी कहता है तो सेल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो किसको कंडीज ग्रुप बोले, किसको किसकी बेस पे एलोकेट करना? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को सेल की बेस पे एलोकेट करना। तो क्या इस तरह तो नहीं कर सकते हम? जरा एक मिनट स्टेटमेंट देखें। हमारी मेन प्रोडक्ट के नाम है ABC या एबीजी हैं, इनकी रिस्पेक्टिव सेल्स आ रही है हमारे पास, तो इसका सम कर सकते हैं हम, और सम करके एलोकेट कर सकते हैं। तो इसका अलग वर्किंग बनाना है। डेफिनेटली अब टाइम बताया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल उसी तरह से एक टेबल बनाए जिसमें आपने जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन के लिए बनाया, ए बी जी। किस अमाउंट को उठाएंगे आप? सेल वैल्यूज उठाएं, अपनी इनकम स्टेटमेंट 879250 8560 560 एंड जी 3003 300। अब ये क्वेश्चन है कहीं से आ जाए, ये कहां से फिगर्स आ रही है? प्लीज सेल वैल्यूज कहां से आ रही हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के स्टार्ट से। तो व्हाई वी आर टेकिंग सेल वैल्यूज? क्योंकि इनकी बेस पे 25 लाख रुपीस को आपने एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आपका डिसीजन नहीं होगा एग्जाम में, एग्जामिनर आपको बताएगा कि कैसे एलोकेशंस करनी है, आपने उसकी बेस पे अप्लाई करना। हमारी कैलकुलेशंस बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं,
इनको अपने कैलकुलेटर पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। हिम्मत करें फिगर्स बताएं। नहीं वो तो टोटल टोटल तो मैंने कर दिया। एलोकेशन एलोकेशन कर ले इकट्ठे हो जाए आप सब लोग। ये ठीक है लिखें। एक ही सेल उठाएंगे डिवाइड बाय टोटल सेल। टोटल सेल बेस है, बेस सेल की बेस। वन 1079805। अब बेटा प्लीज काइंडली कुछ साथ साथ बेटा चले। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन पढ़ रहे हैं? ये जो स्प्लिटर पॉइंट की बेस पे होंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तो ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन। ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलोकेट करने के दो तरीके पड़े हैं। तो ये तो एडमिन एक्सपेंसेस है। और मेन प्रोडक्ट कौन सी है? सी। ये ठीक है सर मेरी फिक्स। कैसे एलोकेशन हो रही है? ए की सेल डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख एंड सिमिलरली बी की सेल एंड सी की सेल डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू 25। फिगर्स उठाएं। फिगर्स उठाएं। नेट प्रॉफिट्स तक आए। अगर आपने ये फिगर बोर्ड से देख के लिखनी है तो मेरे ख्याल में फिगर तो जीम कर रहा हूँ। ये आप लिखिए फिगर्स। फॉलो होगी मैं बेटा फाइनल करें फिर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम होती है? अदर इनकम हो सकती है। अगर नहीं है तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ। यार एक बाय प्रोडक्ट अदर इनकम है तो सही। उसका कौन सा ट्रीटमेंट हो चुका है? रिडक्शन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो क्या तीनों तरीके या तीनों में से कोई एक? तो 1079 1051 350 and 368845। नेट प्रॉफिट निकालते हुए जी ध्यान से देखिएगा, उसका पहले ही लॉस है। नेट प्रॉफिट फिगर्स में लिखा नेक्स्ट फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन एक्सपेंसेस जो एलोकेट हो गए। जी की फिगर कैसे आएगी? पहले नेगेटिव है, पहले लॉस था उसका, फिर फर्दर एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। ऐड होके इसका टोटल लॉस 875 145 हो जाएगा। लॉस में एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव ग्रॉस लॉस था, एक्सपेंसेस एलोकेट होने से नेट लॉस बन गया। ये सर ये ठीक है ना? हमने सॉल्व कर लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक नया पेज चाहिए सर। नोट कर चुके हैं सर? नोट कर चुके हैं सर? ये सर एक नया पेज निकाला, हेडिंग लिखे ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब बाद में करनी है टोटल टोटल अगर आएगी छोड़ दो। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस।
इसका जो टोटल का कॉलम रह गया वो फिर बना सकते हैं बस टोटल। कैसे बनाएंगे टोटल, कैसे ऐड करेंगे? तो रोज में ऐड हो जाएंगे फिगर्स, कर सकते हैं। पहले इधर आ जाए फिर बाद में देखते हैं कि कब करना। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दो तरह के लॉसेस होते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फिर मैं जहां कहूंगा वहां रुक जाइएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, ये सबके लिए नई डिस्कशन है। शायद आपने कभी ये वर्ड सुन जरूर लिए हो लेकिन शायद अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, abnormal losses and abnormal losses। तो इनिशियली कुछ नाम लिख लें, इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लें जहां जहां मैं समझ जा रहा हूँ। कितने लॉसेस हो गए सर, कौन कौन से? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है लॉस विच इज एक्सपेक्टेड, loss which is expected, that is not expected, that is not controllable। जी गुलाम मसूद, अभी कोई बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह एक कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। मीन वाइल आपसे रिक्वेस्ट है, जरा आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक नजर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं कोशिश तो करता हूँ 700 फिगर्स दिखाऊं लेकिन शायद फिर भी एक आध रह जाए, तो आप जरा काइंडली इन सिचुएशंस में डील करना थोड़ा सा सीखें, ठीक है? सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। इज एक ऐसा लॉस, ट्रांसलेशन करें ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक ऐसा लॉस जो होना ही होना है और हम उसे कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं। अब नॉर्मल लॉस के एग्जांपल्स देता हूं मैं, गेम शुरू करते हैं, बाकी जो टाइम रहेगा उसी पर लगाता हूं। अब नॉर्मल लॉस होता है लॉस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड लॉस that should be controllable, that should be controlled, but has not been controlled। that should be controlled, कंट्रोल होना तो चाहिए था लेकिन फिर हुआ क्यों, हम कंट्रोल नहीं कर सके, but has not been controlled। ये जरा ट्रांसलेशंस कंप्लीट कर लें, कम से कम ये वर्ड्स मेरे समझ आ गए। लेफ्ट साइड में सब ब्रैकेट में क्या लिखा था, एक ऐसा लॉस जो होना ही हमारे कंट्रोल में नहीं, और राइट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, एक लॉस होना नहीं चाहिए था, हमें कोशिश करके कंट्रोल कर लेना चाहिए था, और अगर कंट्रोल कर लिया फिर तो ये होगा भी नहीं। होना चाहिए था, कंट्रोल हो जाना चाहिए था और आपने कंट्रोल कर लिया, फिर नहीं होगा, फिर हुआ क्यों? कंट्रोलेबल तो था लेकिन हम ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से कंट्रोल नहीं कर सके, सरकमस्टांसेस हमारे से बियॉन्ड हो गए। नॉर्मल सिचुएशन में होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, जो होना ही होना है वो क्या है, और जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया है। खुदा न खास्ता चीजें थेफ्ट से चोरी हो जाए, नॉर्मल है, नॉर्मल कंसल्टेशन का रखें, मैं फिर एग्जांपल अपनी बात में देता हूँ, आंसर बाद में दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये हालात नहीं है कि आपकी जेब में कुछ चीजें हो और वो चीजें एज इट इज घर पहुंच जाए तो आप जाके कहीं यार ना ये क्या होगी। नॉर्मल हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आप जैसे लोग दुनिया में मौजूद है, कोई ऐसी बात तो क्या चीजें सही पहुंच जाएं तो ये अब नॉर्मेलिटी है।
कर ली। अगर खुदा न खासा चोरी हो जाए तो ये शायद बस आपने नया मोबाइल लिया और एम ही जानबूझ के डब्बे से निकाल के बस, हालांकि सिम भी अंदर नहीं थी, एम ही करना शुरू कर दिया और किसी ने ले लिया। अब ये बताए ये कुछ और हो गया, ये गलत पंगे लेंगे तो फिर ऐसा होगा। लेकिन स्टिल ऐसे नहीं कि हर बंदा ऐसे लगा हो तो सब पे छीन लिया जाए, और जिसका जिसका नहीं छीना गया अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली अगर कोई थेफ्ट हो जाए तो क्या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल सिचुएशन? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आग से खुदा न खासा स्टोर रूम में चीजें पड़ी हैं, वहाँ बाय फायर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, खराबी की वजह से आग लगी, आपने पूरी कोशिश की होगी कि सही सर्किट्स हो, इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल वो राइट टाइम पर नहीं चल पाए, बंदा नहीं था, बंदे भी रखे हुए थे, गार्ड्स भी थे, लेकिन नहीं हो पाया, वो राइट टाइम पर नहीं पहुंच सका, आग से डिस्ट्रक्शन हो गई। नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल? जरा एग्जाम हॉल से मिलाएं, कोई सब लोग एक दफा एग्जाम हॉल में पहुंच गए, आई कैप एग्जाम हॉल, पेपर सामने आ जाए, एक तो मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसने तैयारी नहीं की, नहीं जो मेरे जैसा स्टूडेंट है उसने तैयारी नहीं की, उसे एक भी सवाल नहीं आता, तो वो तो इधर निकल गया ना, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है या अब तो यही होगा। अब आई कैप से ये उम्मीद रखें हम कि तैयारी के बगैर हम पास हो जाएंगे, ये तो वैसे ही गलत एक्सपेक्टेशन। एक साहब मेरी तरह बगैर पढ़े पेपर में पहुंच गए, क्या ये एक्सपेक्टेड है कि वो गए? हाईली एक्सपेक्टेड है, टू मच एक्सपेक्टेड। लेकिन आप जैसे स्टूडेंट सम टाइम फुल एफर्ट करने के बावजूद जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो एक आध सवाल हमेशा आपके भी ज़हन में मैं रख देता हूँ कि ये नहीं होना, तो अगर एक आध सवाल एक्सपेक्टेड नजर आ रहे वहां जो नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल एक्सपेक्टेड एक आध सवाल। लेकिन 100% एफर्ट के बावजूद अगर 3-4 नहीं हो रहे तो होपफुली ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं। आई कैप बहुत जालिम है, लेकिन मैंने कुछ अजम्पशंस के बाद बात की, फुल तैयारी के बाद, ठीक है? तो 2-3 नहीं हो रहे तो फिर ये क्या, एक से ऊपर जितने जितने हैं फिर वो क्या हो गया अगर वो नहीं हो रहे? इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्सपेक्टेड था कि रॉ मटेरियल इनपुट के बाद 2% लॉस तो हो ही जाना है, ये सभी इवेपोरेशन से नॉर्मल है, चीजें इवेपोरेट कर जाती हैं, बॉइलिंग से कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, ये जरूरी नहीं होता कि 100% इनपुट ही आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, शायद 100% इनपुट ही आउटपुट में कन्वर्ट होना ये शायद एक नॉर्मल सिचुएशन, कुछ ना कुछ इवेपोरेशन, ह्यूमन हैंडलिंग से चीजें, रॉ मटेरियल उठा के आप डाल रहे हैं, कुछ इधर उधर गिर जाता है। एक सीमेंट बैग जरा जेन में प्रोडक्शन प्रोसेस शायद हमने ना देखे हो, लेकिन कोई सीमेंट बैग फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीमेंट खोला जाता है, सीमेंट का बैग खोला जाता है, उसमें से सीमेंट निकाला जाता है, उसमें रखा जाता है, उसे मिक्स किया जाता है, आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें कुछ ना कुछ सीमेंट के जर्रात विजुलाइज करें जमीन पे गिर ही जाएंगे, आप जो मर्जी कर लें, बल्कि अगर आप ज्यादा कोशिश करें 15-20 मजदूर रख ली, तो फजूल में जो खर्चा आप कर रहे हैं उसकी सेंस फिर भी कोई नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाना। तो कुछ ना कुछ वजह विजुलाइज हो रहा है, बैग खुला है, कुछ निकाल रहे हैं, जो कुछ ना कुछ गिर ही रहा है, इज इट कंट्रोलेबल? तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर फर्ज करें आपने 50 सीमेंट बैग्स खरीद के रखे थे, अगले दिन इस्तेमाल होने थे, रातों रात घर के बाहर पड़े थे, किसी और को पसंद आए, अब ये क्या हुआ? ये अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल। एक बंदा भी अपने बैठाया था, वो बेचारा सो गया, अब वो सो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो ये जो थोड़ा थोड़ा गिरा है ये क्या है? अब इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि प्रोडक्शन प्रोसेस में 2% रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड था कि लॉस होगा, लेकिन लॉस हो गया 5%, अब ये 5% कौन सा लॉस है? नहीं सर 5% सारा नहीं ना, अब ब्रेकअप हो गए, जितने परसेंट एक्सपेक्टेड है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल, और जितने परसेंट एक्सपेक्टेड नहीं था और हो गया, तो टोटल लॉस 5% है, उसका फिर एक ब्रेकअप होना चाहिए, नॉर्मल लॉस और 3% ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अब अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस एक्सपेक्टेड ही नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तो 1% भी हो जाए, 0.5% भी हो जाए, तो एक्सपेक्टेशन से ओवर एंड अबव अगर कोई लॉस हो रहा है वो एबनॉर्मल लॉस है। हमें टेंशन किस लॉस की होनी चाहिए, फाइनली ये सोचना था। जरा नॉर्मल एबनॉर्मल की ब्रैकेट्स देख लें,
एज एन अकाउंटेंट, एज अ बिजनेसमैन, यकीन ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि नॉर्मल भी ना हो, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन टेंशन असल में किसकी होनी चाहिए? ये आइडेंटिफिकेशन कब होनी चाहिए कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ, नॉर्मल में या abnormal में? नॉर्मल तो कंट्रोलेबल ही नहीं है, लेकिन आपने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई होगी abnormal लॉस को कंट्रोल करने की, अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है तो टेंशन होनी चाहिए हमें abnormal लॉस या नॉर्मल लॉस को। पहले हमें सरेंडर करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस पे, ये तो होना ही, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन किसके अगेंस्ट हमें पूरी कॉस्टिंग पता होनी चाहिए कि ये कितने का खर्चा है, किसकी वजह से हुआ है, ताकि उसे शायद पेनलाइज भी किया जा सके, नॉर्मल या abnormal। कुछ क्लियर होती है मेरी बात? अब आ रहे जरा कुछ फिगर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि इनका काउंटिंग कैसे होनी चाहिए। तो मैं एक सिनेरियो से क्रिएट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है बुक्स बंद कर दें, मैं सब कुछ लिखूंगा और अभी जिस लेवल पे है उस लेवल पे आपको चीजें लिख लिख के करनी चाहिए। लेट्स न्यू सिनेरियो प्लीज, बल्कि इसको इस तरह से करने पहले मैं सिर्फ नॉर्मल डिस्कस करता हूँ, सिर्फ नॉर्मल लॉस है, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा सिर्फ abnormal, और फिर आपसे एक फाइनल डिसीजन करवाऊंगा कि अगर नॉर्मल और abnormal इकट्ठे हो जाए तो लिख नहीं, मैंने बुक्स बंद करने का, बाकी रजिस्टर अपने सामने रखें, साथ से नोट करें, बुक के ऊपर किताब रखें और रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, लेट अस स्टोरी, 1000 kgs ऑफ, पहले एक रॉ मटेरियल की एग्जांपल लेता हूं, रॉ मटेरियल is purchased at the rate of 500 per kg। कैलकुलेट करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है, यहाँ तक इकट्ठा होता 1000 kgs मल्टीप्लाइड बाय 500 पर केजी, ठीक है सर, कितना बन जाएगा? 5 लाख रुपीज बन जाएगा। तो कंपनी एंट्री को उसकी बोलना, रॉ मटेरियल परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, या क्रेडिट पे तो पेबल क्रेडिट, परचेज होगी। नेक्स्ट लाइन लिखो, इट वाज एक्सपेक्टेड that 50 kgs will be of no use, expected underline करेंगे। It is expected that 50 kgs will be of, क्या मतलब? देखिए कुछ भी आप खरीद लें, ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% चीजें सही निकल आए, ख्वाहिश क्या होगी 100%, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, क्या हमें उम्मीद थी सर, क्या हमें उम्मीद थी सर? कितने खरीदे केजी हमने सर जी, कितने केजी खरीदनी है सर, और कितने केजी की उम्मीद थी? इसका ये तरीका नहीं था हम खरीदी 950 लेते, तो कहीं इस तरफ ना निकल जाएगा। मैंने 50 जानबूझ के लिखा ताकि जरा परसेंटेज सही बन जाए, ब्रैकेट में लिखा 5% मैंने अज्यूम किया, ये किसका 5% है? 1000 का जरा 5% करें, ब्रैकेट में लिखना चाहिए 5%, ये 5% समझ आ गया कैसे? 50 डिवाइड बाय 1000, 1000 इंटू 50 करके देखते हैं, इंटू 5%, सॉरी, तो 5% क्या मैं अज्यूम कर रहा हूँ? नॉर्मल लॉस।
अब मैंने जो अभी बात की कि 1000 अगर आप खरीद रहे हैं और 50 एक्सपेक्टेड है कि खराब निकलेंगे तो 950 ही खरीद लें। मेरी इस बात में कोई सेंस है? भाई मान गए 950 का खरीदेंगे और एक्सपेक्टेड है ये, तो कैलकुलेट पर करें 950 इंटू 5% हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है, उम्मीद जो भी होगा मतलब। लेकिन अगर हमें चाहिए 1000 तो 950 कैसे क्यों खरीदें? फिर 950 में से बचेंगे कम। तो क्या अगर हमें इस तरह बार सोचें जरूर, क्या अगर हमें 950 केजीज असल में रिक्वायर्ड है, 950 कहां से आ रहा है? 950 क्या अगर हमें रिक्वायर्ड है तो खरीदने 1000 पड़ेंगे इस केस में। तो 1000 खरीदेंगे तो हमें ये एक्सपेक्टेड है कि 950 सही निकले। ठीक है सर? सही है सर। तो खरीदे कितने हैं? बाकी 1000। 1 केजी कितने का है? 500 का। टोटल परचेज कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। लेकिन इन 5 लाख रुपयों से सही कितने केजीज निकलेंगे? 950। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 लाख रुपया असल में हमने 950 गुड रॉ मटेरियल के केजीज खरीदने के लिए इंकर किया है? क्यों? क्या हमें ये एक्सपेक्टेड था कि 50 केजीज विल बी ऑफ नो यूज? तो 5 लाख रुपया खर्चा एक्चुअली कितने केजीज पे आया है, इंकर कितने पे हुआ है? 1000 पे। लेकिन फाइनली 5 लाख केजीज कितने, 5 लाख रुपया कितने केजीज का खर्चा रह गया है? क्या नॉर्मल लॉस के 50 केजीज पे भी कॉस्ट इंकर हुई है? इंकर हुई है। लेकिन सर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ये होता है कि क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है, इसका हम कर कुछ नहीं सकते, तो नॉर्मल लॉस को कॉस्ट उसी तरह एलोकेट नहीं होती जिस तरह बाय प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं होती। इसकी कॉस्ट का क्या होता है? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स पे एलोकेट हो जाती है। मीन्स टू से, एक मिनट जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, जरा एक मिनट पहले समझो। टोटल खर्चा कितना हमारा परचेज का? डेफिनेटली ये 5 लाख रुपए आपने कितने केजीज के लिए इंकर किए? लेकिन क्या मैं ये भी कर सकता हूँ 5 लाख केजीज आपने 950 गुड केजी, गुड समझ आता है, गुड सही रॉ मटेरियल के, तो क्या सिंपली मैं ये नहीं कह सकता कि 5 लाख रुपए खर्चा 950 केजीज का खर्चा है? ये है कितने का? 1000 का। मैं एलोकेट लेकिन कितने पे कर रहा हूँ? एक मिनट सॉल्व कीजिएगा, जस्ट एक, अभी आप ना लिखें, एक मिनट आंसर बताए। सर आंसर तो बता सकते हैं, जब भी आंसर पॉइंट्स में है तो काइंडली मुझे 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ करके बताना। 526.32 क्या है ये? इट इज कॉस्ट पर गुड केजी, सही केजी। ये 500 क्या था? वो भी पर केजी था, ये भी पर केजी है। वो अच्छा वाला 500 526.32 को हो गया। किन केजीज की कॉस्ट किन केजीज में चली गई है? नॉर्मल लॉस के केजीज की कॉस्ट रिमेनिंग गुड केजीज में चली गई। तो हम बस सिंपली अब ये कहेंगे कि हमारा नसीब ही ये था, नसीब ही ये था, एक्सपेक्टेड था कि हमें 950 सही मिलने, 5 लाख रुपए का खर्चा करके। तो देयरफॉर 1 केजी हमें पड़ना ही कितने का है? 526.3। क्या नॉर्मल लॉस के केजीज पे कॉस्ट इंकर हुई नहीं? क्या नॉर्मल लॉस के केजीज 50 ज़रब 500 कॉस्ट इंकर हुई नहीं है? इंकर हुई है, लेकिन वो कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इन द रिमेनिंग ऑडियंस। मैंने जो कहा उसको मैं लिख दूं, फिर आप पहले हजम करके बाद में लिखिएगा। मैंने कहा क्या? कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस, एंड जस्ट लाइक प्रोडक्ट एग्जाम्पल रख लेते हैं। कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस, इट्स कॉस्ट इज, इट्स किसे कहा? इट्स कॉस्ट इज, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट इज एब्जॉर्ब, मींस जज़ब हो जाती है, अब्जॉर्ब उर्दू ट्रांसलेशन जज़ब, जज़ब
कहाँ चली, कहाँ गई, ये तो क्लियर है, कहाँ गई, अब्सॉर्ब्ड उसमें जमा हो गई, absorbed in remaining good units. देखो इस 1000 minus 50 है, 1000 kgs 50 950। अब लिखते रहे, मैं जरा कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। बात बेटा सिर्फ ये मैंने कही है कि यकीनन अपने 1000 kg खरीदने, लेकिन अगर अपने आपको एक्सपेक्टेड था कि 1000 kgs में 5% लॉस है और 5% बन जाएगा फिर 1000 का 50, तो इसका सिंपली मतलब ये बनता है कि देना आपको 5 लाख पड़ रहा है 1000 के लिए, 1000 ही के लिए 5 लाख अपने लिए है, लेकिन इनफैक्ट आप ये 5 लाख रुपया का खर्चा 950 गुड यूनिट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और देयरफॉर सिंपली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप पर यूनिट वर्किंग करते हुए डिवाइडेड बाय रिमेनिंग गुड यूनिट्स करते हैं, रिमेनिंग यूनिट्स करते हैं। तो इसके एंड में ना जरा गुड रहने दें, अभी रिमेनिंग यूनिट्स लिखते हैं, बाकी गुड वैसे वर्ड समझ आता है जो मैंने गुड बोला था, उसको मैं फर्दर अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन गुड अभी ना लिखे, तो रिमेनिंग यूनिट्स का व्हाट इज द क्वांटिटी कंज्यूम, व्हाट इज द क्वांटिटी परचेज, सॉरी 1000, what is the quantity purchase 1000 and what are the remaining units in this case 950। जब यहाँ रुक के जो बातें सही क्लियर रहनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, परचेज की एंट्री में कितने से करूंगा, हमने कभी भी क्वांटिटी से एंट्री की नहीं है, हम कभी भी क्वांटिटी की नहीं एंट्री नहीं करते, आप सोच रहे तसल्ली से सोच रहे, हम हमेशा रुपीस की एंट्री करते हैं, तो हमारी डबल एंट्री क्या होगी परचेज की, परचेजेस डेबिट कैश और पेबल क्रेडिट बाय ₹5 लाख, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें 1 kg 1 यूनिट कितने का पड़ा, तो हम फाइनली क्या करेंगे, परचेज कॉस्ट डिवाइड बाय रिमेनिंग यूनिट्स, उससे डेफिनेटली क्या हो रहा है वो जरूर क्लियर करें, वो क्या रहा है, अच्छा वाला 500 रुपया पर केजी कितने रुपए में कन्वर्ट हो गया, क्यों हो गया, नॉर्मल लॉस का खर्चा रिमेनिंग यूनिट्स में एब्जॉर्ब होने की वजह से ये पर यूनिट बढ़ गया। अब डेफिनेटली जो पर यूनिट आया 526.32, लेट्स अज्यूम इस 950 में से आप 100 kgs कंज्यूम कर लें, इस 950 में से 100 kgs अगर आप कंज्यूम करें तो उन 100 kgs की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 500 करेंगे या 100 इंटू 526.32 करेंगे, तो ये पर यूनिट अब आ गया, तो इसमें से जितने इस्तेमाल होते जाएंगे अगर आपने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी, तो दैट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस 526.32, ओके प्लीज। तो डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेड अगर लॉस होगा तभी ये काम हो सकेगा। अब इसी बहस में अगर एक और चीज इंक्लूड कर लें, तो थोड़ी देर पहले भी बातें भी हो रही थी, इफ या समटाइम्स इस हियरिंग में भी नॉर्मल लॉस हो, समटाइम्स नॉर्मल लॉस कैन हैव अ रिकवरी वैल्यू। क्या हो गया सर, sometimes normal loss can have a recovery value। हो सकता है सर ये 50 रॉ मटेरियल के केजीज हमारे यूज में नहीं थे, हमारे यूज के नहीं थे, अब एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी भी यूज में नहीं है, बस इन्हें उठाना है और बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, लेकिन इसको किसी ना किसी अमाउंट पे मार्केट में सपोज हम बेच सकते हैं, क्या जा सकता है, कॉस्ट किसे एलोकेट नहीं हो, किसे बोलते नहीं, आप जरा हिम्मत करते रहे, कॉस्ट किसे एलोकेट नहीं होनी, लेकिन अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको करने से पहले पहले बाय प्रोडक्ट डिवाइस करना है, बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के कितने ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से हैं,
लेकिन इस केस में बड़ा 3 ट्रीटमेंट्स नहीं है, इस केस में वो थर्ड वाला जो प्रेफरेबल था वही यहाँ। बस फॉर एग्जांपल मैं भी डाटा लिखता हूँ, हमारे ये परचेज ही 5 लाख रुपए की 1000 केजीज की, लेकिन लेट्स अज्यूम ये जो 50 केजीज एक्सपेक्टेड थे लॉस है, इनको हम 1000 रुपीज का सपोज मार्केट में बेच सकते हैं, कैश आएगा या जाएगा? दिस कैश की सिंपल एंट्री कैश डेबिट एंड परचेज कॉस्ट क्रेडिट इन दिस केस। थर्ड या फर्स्ट रेवेन्यू अदर इनकम की बहस यहाँ नहीं है, यहाँ नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू का हमेशा ट्रीटमेंट क्या होता है कि नॉर्मल लॉस रिकवरी वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, या अगर फिनिश गुड्स में नॉर्मल लॉस हो रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, 15 वर्ड्स बदल दिए। समझ आ रहा है? तो फाइनली फिर इसकी हमारी परचेज कॉस्ट 5 लाख की रह जाएगी या 5 लाख 1000 हो जाएगी, या रिकवरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इन द अबव सिनेरियो, ऊपर वाला इसी सिनेरियो में नॉर्मल लॉस इज अ रिकवरी वैल्यू, normal loss of 50 kg as the recovery value of rupees 1000. इस 1000 की इस स्टोरी में एक एंट्री लिखें, कैश और रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट, पैसे आए बेच के, किसको बेच के? अगर नहीं है तो स्टोरी एंड होगी, अगर रिकवरी वैल्यू नहीं है तो स्टोरी एंड है, जो कर लिया वही है। लेकिन अगर रिकवरी वैल्यू है तो बताएं सोच के क्रेडिट पर क्या करें? इस केस में परचेजेस हो जाएंगे। कौन सी परचेज? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल हमें 5 लाख का पड़ रहा था, रॉ मटेरियल हमें 5 लाख रुपए का पड़ा है, नॉर्मल लॉस अगर हो भी गया तो कॉस्ट पे चेंज नहीं है, क्या है 5 लाख एज इट इज है। लेकिन रिकवरी वैल्यू होने से हमारी ये परचेज कॉस्ट फिर अब नेट हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, समटाइम लॉस के यूनिट्स बिक सकते हैं, अब डेफिनेटली ये चीजें आप प्रैक्टिकली समझना चाहेंगे तो बड़े होकर समझ, ये वैसे लॉजिकली ठीक है। खर्चा कितना था? 5 लाख। बोर्ड पे देखें अब वर्किंग कैसे होनी चाहिए, परचेज कॉस्ट है 5 लाख, आगे बेटा क्या करूं, प्लस है माइनस, माइनस 1000, ओके माइनस, अब सोच के बताएं डिवाइडेड बाय क्या करूं, डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स करूं या 950 यूनिट्स करूं? तो वो बेटा 950 एज इट इज है। व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग कि अगर रिकवरी वैल्यू हो तो वो लेस करके अप पर यूनिट वर्किंग करें। लेकिन ये सॉल्व करने में स्लोली अपन 5 to 5 थोड़ा सा कम हो जाए ना इसमें, 5 to 5.26 पर यूनिट इस या पर केजी, ठीक है पर केजी, ठीक है यूनिट्स केजीज में ले रहा हूं। अब लोग क्या वर्किंग कर रहे हैं, 499 998 कैसे आ सकता है ये? व्हाट्स गोइंग ऑन? 0.94, क्या मजाक कर रहे हैं जी? यहाँ तक जो बेटा बातें हुई हैं उनको जरा एक दफा समराइज करें दोबारा से, टाइम है भी है नहीं? अगर नहीं बेटा दो दरवाजे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह करें, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। 1 केजी खरीदा कितने का? अच्छा डेट सर, खरीदा कितने का? अगर रिकवरी वैल्यू नहीं है तो 1 केजी बंद कितने का किया? 526.32। क्यों ज्यादा क्यों हो गया? नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब हो गया, नॉर्मल लॉस का खर्चा एब्जॉर्ब हो गया। तो ये 526.32 से ये कॉस्ट अब कम क्यों होगी पर केजी?
क्योंकि रिकवरी वैल्यू की वजह से हमारी परचेज कॉस्ट में रिडक्शन। ठीक है सर। फाइनली सारी वर्किंग का जो नेट रिजल्ट है वो ये दो चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। नंबर वन, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, ये ढूंढ के कहीं आप भी हाईलाइट करना जरा। एंड नंबर टू, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं की जा रही। नंबर टू, इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू इट इज एडजस्टेड परचेज कॉस्ट, ये लिखने लास्ट में सेंटेंस होगा। इफ नॉर्मल लॉस हैज अ रिकवरी वैल्यू, जो किया है उसको एक्सप्लेन कर। इफ नॉर्मल लॉस हैज अ रिकवरी वैल्यू, इसके कोई तीन ट्रीटमेंट्स नहीं है। इट इज adjusted against cost of purchase. Okay, sir. Next heading is economic loss. दोबारा सिनेरियो क्रिएट करना था। 1000 kgs are purchased at the rate of 500 per kg. It means total purchases 5 lakh. बात बस करिए, आपको साथ वाले भी कह देना किसने, उसी को कहा मैंने, मेरा बेस्ट फ्रेंड। आप भी, आपका नाम नहीं पता सरदार बची। 1000 kgs at the rate of 500। सर इधर सर आप अपने नाम बता रहे हैं भाईजान, आप सब इधर। 1000 kgs are purchased at the rate of 500 per kg and the purchases amount is therefore 5 lakh rupees. Let's say no loss was expected. No loss was expected. Let's suppose no loss was expected. However, 50,000 kgs were found damaged. अब इसमें डेफिनेटली बड़ी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमारा सप्लायर से एग्रीमेंट हुआ हो कि अगर वो डैमेज यूनिट निकला तो हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर वो रिटर्न हो जाएगा डेफिनेटली फिर वो हमारा लॉस नहीं है। जरा सोच लें वो क्या होगा, वो परचेज रिटर्न। तो अगर परचेज रिटर्न होगी है तो इट इज नथिंग टू डू विद आवर बिजनेस, वो चीजें वापस होगी। ये सारी बहस कब हो रही है, चीजें खरीद रहे हैं आप, एक्सपेक्टेड है कुछ चीजें जाया हो जाएंगी, तो एक्सपेक्टेड था नहीं होगा फिर भी निकल आएंगे। तो ये कुछ जरूरी नहीं होता कि जो चीजें समटाइम रस्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अगर तो ये वापस हो सकती हैं फिर तो ये परचेज रिटर्न है और फिर ये कोई लॉस नहीं है, ना ये नॉर्मल है ना नॉर्मल है। ये नॉर्मल अब नॉर्मल कब होगा, जब डैमेज गुड्स आपकी। तब इस केस में पढ़े क्या हमें ये एक्सपेक्टेड था लेकिन क्या एक्चुअली लॉस हो गया है, कितना हो गया है। मैंने क्वांटिटी वही रखी है 50। अब ये डिसाइड करना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करें। क्या अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉस हुआ है इसकी वजह से हमें नुकसान कितना हुआ है। क्या अब इसके बारे में आपको कॉन्शियस होना चाहिए सर, और अलग आपको क्या देख नजर आना चाहिए कि लॉस कितना हुआ है, ताकि फिर आइडेंटिफाई हो सके कि लॉस एक्सपेक्टेड अगर नहीं था तो हुआ क्यों है, तो जिसकी वजह से फिर हुआ है उसको
कहा जा सके कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से बिजनेस में इतना नुकसान हो गया। और जरा इनकम स्टेटमेंट से बनाया जरा, कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में भी ये वाला फिर लॉस कहीं नजर आना चाहिए आपको, ताकि बार बार उसे देख देख के आपको याद रहे कि हमारी गलतियों से हो रहा है और अगली दफा ना हो रहा है। नॉर्मल लॉस क्या आपको कहीं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आएगा? तो सोचे वो सारा अगर है भी तो गिर गया, वो रिमेनिंग यूनिट्स में खत्म हो गई, और अगर उसकी रिकवरी वैल्यू थी वो हमने परचेस नेट कर ली, तो आपको नॉर्मल लॉस कहीं अलग प्रेजेंटेड नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या, वो होना ही था, उसका हम कारी कुछ नहीं सकते थे, ऐसे ही उसे गरीब को देख देख के हम टेंशन लें। लेकिन किसको देख के टेंशन होती है, देखना चाहिए कि नॉर्मल लॉस का कितने रुपए का खर्चा हुआ है, एलोकेट करेंगे तो बेटा पता चलेगा। यानी इधर बेटा जैसे कह लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल लॉस के 50 kgs के अगेंस्ट हमें कितने रुपीस का नुकसान हुआ, तो वो कब पता चलेगा, जब हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, कॉस्ट इज एलोकेटेड टू abnormal loss। क्यों? और देख के टेंशन हो, और उस टेंशन में फिर इन्वेस्टिगेशन हो ये किसकी नेग्लिजेंस थी, ताकि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट ना हो। अगर सपोज सप्लायर से ही, तो सप्लायर से दोबारा टेलीफोनी के लिए बात की जाए और जाके मिला जाए, भाई ये क्या हो रहा है, अब वापस भी नहीं चीजें लेते और चीजें भी गलत बेचते हैं। नेक्स्ट टाइम सही निगोशिएशन हो, या कोई रास्ते में अगर हमारी वजह से हुआ है या हमारे स्टोर रूम में चीजें आने से कोई नेग्लिजेंस हुई है, तो पता चले आखिर क्यों हुआ और कितने रुपए के नुकसान हो गए, वो हमें कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ तक समझ आता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस आप नॉर्मल अब नॉर्मल को कंपेयर करते हैं? क्या नॉर्मल को कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं? उसकी कॉस्ट कहाँ जाती है? अब्सॉर्ब हो जाती है रिमेनिंग यूनिट्स में। लेकिन अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, अब नॉर्मल को कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, एलोकेट मींस के सामने आनी चाहिए। तो इसका भी बड़ा सिंपल से बस है, उठते उठते जरा देख लीजिए क्लास। 5 लाख आप डिवाइड बाय सिर्फ 950 करें, या उसमें वो 50 भी शामिल करें, ये बहस इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। अब ये ना लिखिएगा, मैंने वैसे ही आपके ज़हन में एक फार्मूला बना के छोड़ दिया। अब सर स्टेज पे हम आ गए हैं कि अभी आप क्वेश्चन बेटा 100% तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर कुछ ना कुछ घर में आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो एक सवाल मैं देने लगा हूँ, ये इजी तो नहीं मैं कह सकता, देना मैं अब इसलिए चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम इंडिविजुअली भी सोचने पर लगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने ढूंढा कि आगे आके बाइनरी लिमिट, एक और सा बाइनरी लिमिट के नाम से, पेज नंबर 18 है आपके पास बुक में, बस पेज नंबर जिनके पास बुक में पेज नंबर 9 नोट्स के, ये क्वेश्चन नंबर 6 बाइनरी लिमिट। डेफिनेटली इसके आंसर अगर आपको मिल जाने, लेकिन आपने ये डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें सर, लेकिन सर जरूर पढ़ें, इसकी कोई ना कोई स्टोरी अपने इसमें बनाए, कोई डायग्राम्स वगैरह बनाए, तो फिर कुछ समय टाइम निकालूंगा लगाऊंगा और आपके साथ ये चीजें फाइनल किया करूँगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह लॉसेस की डिस्कशन थोड़ी सी रहेगी, वो कल कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।